Hi everyone, welcome to थोड़े करीब से 11 national awards, 23 national media coverages, पद्मश्री नॉमिनी एंड महात्मा अवार्ड विनर। आज हमारे साथ हैं शशि प्रकाश सिंह सर और आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इन्हें थोड़े करीब से। तो शशि सर, वेलकम टू द शो। सर, बहुत बेसिक चीज़ें आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आपसे पूछने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। टॉकिंग अबाउट दी स्टूडेंट्स जिन्हें हमारा सिर्फ एक साइड पता होता है कि यार मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और बस यही पढ़ा करके हम बाहर आ जाते हैं, टेस्ट बच्चे देते हैं और इतना ही साइड बच्चों को पता होता है। थोड़े करीब से का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, थोड़े करीब से जानने की कोशिश जो है हमारी है और ये बच्चों को भी हम बताना चाहते हैं कि यार एग्जैक्टली आपके जो एजुकेटर्स हैं उनका लाइफ कैसा रहा है, यहाँ तक आने में क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस करी, किन हर्डल्स को उन्होंने क्रॉस किया, कैसी उनकी लाइफ रही है, ये सारी चीज़ें आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत सारे अचीवमेंट्स जो मैंने अभी आपके बारे में बताए, उसमें सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पद्मश्री नॉमिनी जो है, मतलब मुझे जो मैंने जब अब तक सुना है, काफ़ी बड़े काम करके पद्मश्री नॉमिनी बनाया जाता है किसी भी इंसान को। एंड आपके बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपके बारे में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ पढ़ चुका हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस देख चुका हूँ। उसी पे एक छोटा सा एक जानकारी हम जानना चाहेंगे कि पद्मश्री नॉमिनी कैसे। अब देखिए आकाश जी, बड़े तो नहीं पता बट अच्छे काम करने पे नॉमिनेट होते हैं, ये तो मुझे पता है। बड़े तो मैंने चूंकि कोई क्वांटिटेटिव लेवल मेजर नहीं किया, मैंने वही किया जो सोसाइटी में मेरी ड्यूटी है। मैं नॉमिनेट इसलिए हुआ कि ड्यूरिंग कोरोना टाइम मैंने एजुकेशन सेक्टर में जो सोशल कॉज मैंने किया है उस काम के लिए मेरे पद्मश्री के लिए रिकमेंडेशन गई है। ओके, सोशल कॉज, इसी बात पे आना चाहूंगा सर। सोशल कॉज जो है काफी तरीके के होते हैं एंड यू बीइंग एन एजुकेटर, हमें जो अभी तक पता चला या मेरे गुप्त सूत्रों से जो मैंने जानकारियां निकाली है कि आप बच्चों के लिए या जो बच्चे एजुकेशन फील्ड में जिनके पास थोड़ा सा शायद इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं होते या किन्हीं कारणवश वो इकोनॉमिकली अब अपनी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एंड कोई एक स्पेसिफिक ईयर था सर जहां से आपने ये चीजें शुरू करी हैं, दैट वाज 2021 आई गेस। और इसी के साथ साथ हमें एक चीज और पता चली है कि आपने एक टारगेट सेट किया था खुद के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पे आपने स्पेसिफिक लिया है 2021 स्टूडेंट्स का जो काउंट है। ये क्यों किया गया है सर? देखिए, बेसिकली मैं जब से अर्निंग कर रहा हूँ, हकीकत तो ये कि मैं तब से ही सोशल कॉज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकता हूँ जी। लेकिन कोरोना का टाइम हम सबके लिए बहुत ही टफ टाइम था। 2021 बच्चों से पढ़ाते समय भी बच्चे बोलते थे कि सर ये नाम ही बहुत बुरा है। अब देखिए, हम नाम बुरा और अच्छा तो नहीं कर सकते और ना मैं ये कर सकता हूँ कुछ बुरे को मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन हाँ एज अ पर्सन जो उसमें पॉजिटिविटी मैं ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने 2021 में 2021 बच्चों की मदद की, उन बच्चों की वो अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर पेरेंट्स और इन इकोनॉमिकल क्राइसिस। ऐसे बहुत सारे मैं सोसाइटी में बच्चे थे जिनके लिए एजुकेशन सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर किताब और रोटी में से एक चूज करना हो तो इंसान पहले रोटी चूज करता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी एजुकेशन डिसकंटिन्यूटी उस समय ऑब्जर्व हुई। तो मैंने उन बच्चों के थ्रू आउट इंडिया 2021 बच्चों की मैंने मदद की है। ओके, सो सर कोई एक स्पेसिफिक कारण रहा होगा ये 2021 बच्चों की मदद करने का? बताए रीजन ने कि जो वर्ड बच्चे कहते थे कि सर 2021 नाम ही खराब है, मैं उस खराब में भी टीचर की ड्यूटी होती है कुछ अच्छा ढूंढने की। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यू आर ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाटएवर यू हैव अर्नड? एग्जैक्टली। देखिए, मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज जो भी मैंने अर्न किया पूरी सोसाइटी ने ही मुझे दिया है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ लेके आया हूँ, मेरी पर्टिकुलर कोई हायरार्की है पुरानी, ऐसा लेगेसी कुछ नहीं है जी। तो ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि जब मैं सोसाइटी से लिया हूँ और इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं सोसाइटी को वो कंफर्म है रिटर्न बैक भी करूँ, वो मैंने कोशिश की है छोटी सी अपनी। 2021 बच्चों का जो आपका एक पर्टिकुलर टारगेट सेट था वो अचीव हो गया है। उसके बाद 2022 ऑलमोस्ट ख़त्म होने में आ रहा है सर, तो क्या कोई नए टारगेट्स हैं, कोई एक बार सेट किया हुआ है कि नहीं 2022 के लिए हमें ये करना है, 2023 में हमें ये करना है? आगे बढ़ते हुए इस एनजीओ को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं सर?
देखिए, अच्छाई की कोई लिमिट नहीं होती है जी। भगवान करे मुझे इतनी ताकत दे। बट मैंने सोचा हुआ कि अगला टारगेट 10,000 बच्चों को, हम गवर्नमेंट स्कूल के साथ कोलैब होके 10,000 बच्चों की मदद करना चाहते हैं एजुकेशन में, ताकि उनको हम एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चे उनको। तो अगला टारगेट 10,000 बच्चे। 10,000 बच्चे। जी। सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट गाइज। बहुत लोगों को हमने कई बार नेचुरल देखा है कि यार वो बहुत सारे सोशल कॉज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करते हुए देखते हैं। वहीं सर ने जो है एक बीड़ा उठाया और उन बच्चों की मदद करना शुरू किया। और सर का ये कहना है कि यार 2021 से पहले भी हम कर रहे थे बट उस लेवल पे नहीं कर रहे थे। बट समथिंग माइट हैव हैपेंड कि 2021 में हमने ये चीज़ें शुरू करी। जब मैंने मेरा थोड़ा सा रिसर्च किया तो वहाँ मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि कोरोना जब स्ट्राइक किया था तो आपकी जो माता जी हैं उनको शायद कोरोना का जी बिल्कुल, यही मेन रीज़न था जहाँ से हमने सारी चीज़ें स्टार्ट की। हकीकत में है कि मेरी माताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और सबको पता है कि उस समय देश में हालत क्या थी, ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम थी, इवन बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो ऑन दैट टाइम मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी बड़ी हेल्प की। टू बी ऑनेस्ट, मैंने वेरी फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे कोई रिक्वेस्ट रेज की और मेरे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, उन्होंने हॉस्पिटलाइज कराने में बड़ी हेल्प की। तो जब वो ठीक हो गए तब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ें पढ़ाने से बच्चे डॉक्टर बने हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बन सकते हैं इस सोसाइटी में, किसी और की मदर की, किसी और की फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, जो शायद ड्यू टू इकोनॉमिकल क्राइसिस या ड्यू टू दिस पैंडेमिक न बन पा रहे हो। इसलिए मुझे लगा कि मुझे सोसाइटी में उन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली उनकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू होने के चांसेज हैं, उसमें मैं छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। सर, बचपन की जहाँ बात आती है तो बचपन अगर मैं बताऊं तो आप लोगों का जो बचपन है वो बड़ा नोटोरियस सा रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया करते होंगे। तो सर से एक ये सवाल पूछते हैं, यार बच्चे जानना चाहते हैं सर कि आपका जो बचपन रहा है क्या वो बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे की तरह आपने व्यतीत किया है या बहुत ज़्यादा जो है आप पढ़ाई की तरफ या स्टूडियस काइंड ऑफ अ पर्सन रहे हैं? देखिए, बच्चों को इसमें कुछ ऑकवर्ड सा भी लग सकता है कि टीचर क्लास में बोलते रहते हैं ओवर डिसिप्लिन रहो। जी जी जी। हकीकत तो ये है कि मैं बहुत ही शैतान था, बहुत ज़्यादा शैतान था। मतलब समझिए कि अब तो ठीक है, टीचर फिजिकली हार्म भी नहीं करते हैं, बट मेरी तो बहुत ही पिटाई हुआ करती थी। अरे टचवुड पढ़ाई के लिए पिटाई नहीं हुई, हर बार सिर्फ शैतानी रीजन से बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। उसके बाद घर आके घर में और पिताजी पीट देते थे कि तुम इतनी शैतानी क्यों करते रहते हो। एकेडमिकली टचवुड मैं शुरू से ठीक रहा हूँ, ठीक रहे हैं, बट शैतानी बहुत करता था, बहुत ज़्यादा करता था। सर, कोई एक वाकया जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो? मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये वाकया अगर हम बता रहे हैं आप लोगों को तो कोशिश कीजिएगा इसको रिपीट ना करें, ठीक है? जस्ट टू नो योर एजुकेटर थोड़े करीब से हम ये वाकया आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता ये वाकया क्या होने वाला है, बट स्टिल मैंने डिस्क्लेमर पहले दे दिया है गाइस। बताइए सर, कुछ एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगाओ कि यार ये तो मैंने शैतानी की एक्सट्रीम लेवल टच कर दी है। देखिए, अभी मैं पहली बार शायद बताने जा रहा हूँ कि क्लास में मेरा फ्रेंड था। फ्रेंड कहना तो पता नहीं गलत है सही ऑन दैट टाइम, बट हम दोनों ही थे जो क्लास में फर्स्ट सेकंड आते थे। गवर्नमेंट स्कूल था, हमारे इस बात पे होता था कि कौन आगे बैठेगा, जैसे आजकल बच्चे करते हैं कौन पीछे बैठेगा, हमारे कौन आगे बैठेगा जी। और टीचर के आने से पहले हम दोनों इतनी लड़ाई की, जब क्लास टीचर हमारे क्लास में एंटर किए तो हम दोनों जमीन पे लेटे हुए थे, एक दूसरे के सर फाड़ चुके थे और एक दूसरे के बालों को हाथ में पकड़ा हुआ था। और फिर टीचर ने जो हम दोनों की पिटाई की, उसके बाद दोनों के पेरेंट्स को बुलाया गया, उन्होंने भी जी भर के पिटाई की। देखिए बेटा, पॉइंट ये है कि मस्ती आप करिए, लेकिन इतनी ज्यादा मस्ती नहीं करनी है कि आपको टीचर और पेरेंट्स से पिटाई खाने का मोमेंट आए, राइट? फिजिकली किसी को हार्म नहीं करना, ये भी सर ने एक मैसेज दिया है, अगर आप समझ पा रहे हो इस चीज को। सर, स्कूल लाइफ की जहां हम बात कर लेते हैं तो आप भी, जैसे आपने बताया, यू हैव बीन अ नोटोरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, बट आप स्टडीज में भी काफी अच्छे रहे हैं। कॉलेज जो मुझे वापस अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि जो मेरे रिसर्च रहे हैं उसमें मुझे ये पता चला है कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की आईआईटी से रिलेटेड है? नहीं, ये अलग है। आईआईटी रुड़की सेपरेट है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की अलग है। बट अगेन यहाँ पे इंजीनियर्स ही ग्रेजुएट होते हैं, राइट? सो सर, क्या इंजीनियरिंग लाइफ में आने के बाद आपके अंदर कोई चेंजेस आए या यहाँ पे भी हम, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अगर बच्चा बचपन से शैतान है तो इंजीनियरिंग लाइफ में क्या उसका लेवल और ज़्यादा बढ़ा, या फिर आप एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा डिवोटेड हो गए कि नहीं यार अब जो है इंजीनियरिंग बढ़िया से करनी है और
ऑब्वियसली हम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में हैं और इंजीनियर्स के लिए ये कहा जाता है कि भाई आप उनसे कोई सा भी काम करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि बहुत सारे बच्चे मीम्स में देखते जी। हैं, फर्स्ट ईयर में अपन फुल शरीफ बन के वहां गए कि नहीं बहुत शैतानी कर ली ड्यू टू द फियर ऑफ सीनियर्स कि यार फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा कि होता है ना कि जाओ बच्चे आपको आगे लाइफ बनानी, तो फर्स्ट ईयर में अपन फुल शरीफ रहे एंड अनफॉर्चुनेटली सबसे कम मार्क्स मेरे फर्स्ट ईयर में ही आए। उसके बाद हमारी शैतानी का लेवल बढ़ता गया और परसेंटेज भी बढ़ते गए। तो कॉलेज वैसे होता भी एंजॉय करने के लिए, एकेडमिक्स तो आपको करना ही है, बट लाइफ में बहुत कुछ आप सीखते हो कॉलेज में, शायद वो लाइफ में हम आगे कभी भी वो पल में हमें मिलते नहीं, तो हमें एंजॉय भी करना चाहिए, मेरा ये मानना है। हाँ, एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना तो बच्चों आप एंजॉय कीजिए, स्कूल लाइफ एंजॉय कीजिए, कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, लेकिन एकेडमिक जो पार्ट है या एकेडमिक जो सेक्टर है उसमें भी आप एक्सेल करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, कारोबार कितने भी फैलाओ, है ना, कितने भी कारोबार फैलाओ, एकेडमिक से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो बच्चों मस्ती आप अपने लेवल पे कीजिए, बिल्कुल कीजिए। सर इसी चीज पे मुझे एक चीज याद आ रही है, हमारे यहाँ क्या होता था ना कि सर बच्चों में बहुत शैतानी करने वाले बच्चे भी थे, कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी थे। तो वहाँ हमारे साथ एक दोस्त हुआ करता था जो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ वाकया है उसके साथ कि वो शैतानी भरपूर किया करता था। बच्चों ये आपके लिए मैं बात बता रहा हूँ, शैतानी बिल्कुल भरपूर किया करता था, टीचर्स उससे परेशान थे, लेकिन कभी भी उस बच्चे को डांट नहीं खाने को मिली। उसका एक कारण ये रहा है गाइस कि वो एजुकेशन लाइफ में या एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी बिल्कुल बढ़िया रहा है। हर क्लास के अंदर सर आप यकीन मानिए 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, वो लड़का हमेशा रैंक 1 रैंक 2 मैनेज करके चला है। मेरी तो बात नहीं हो रही नहीं, मैं बता दूं, कोटा में सर का स्कूलिंग नहीं है। सर आप शायद यूपी से हैं? जी बिल्कुल जी। तो बेटा वो जो बच्चा है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि यार इस बच्चे की बात मैंने आपको ये बताई है, और सर की जो बात है वो भी यही है कि आप एकेडमिकली अपने आप को तैयार रखिए, साथ ही साथ आप मस्ती भी कीजिए, क्योंकि मस्ती करने से आपको कोई नहीं रोक रहा। देखिए रोबोट हम नहीं है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हम रोबोट नहीं, हमारा आप या कुछ जो भी है रोबोट थोड़ी है, हम इंसान है। रोबोट्स होते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग फीड है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है। इंसान हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, करियर हमें अच्छा बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जिंदगी भी जीनी है, तो बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए। सर अब आगे बढ़ते हैं आपकी कॉलेज लाइफ से थोड़ा सा। फाइनल ईयर, मतलब मान लीजिए जैसे कुछ बच्चे जो हैं हमारे अभी वो भी होंगे जो आपको देख रहे होंगे, जो आपसे पढ़ चुके हैं, आपसे ग्रेजुएट होकर के या आपसे आगे जाकर के ग्रेजुएट होकर के डॉक्टर्स बन चुके हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे भी रहे होंगे जो आपसे आज भी टच में हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपकी अगर मैं बात करूं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की से पास आउट आप हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, ऐसा उनका मानना रहता है कि भाई हम इतने बढ़िया कॉलेज से पढ़े हैं तो हमें डायरेक्टली एमएनसी में एंटर हो जाना चाहिए। आपके जो कॉलेज प्लेसमेंट रहे होंगे, मैं ऐसा भी मान रहा हूँ कि कुछ फॉरेन ऑफर्स भी आपके पास आए होंगे, तो यहीं रहना, यहीं रह कर के बच्चों के लिए कुछ करना या बच्चों को पढ़ाना, वाई नॉट एन एमएनसी सर? मतलब एजुकेशन फील्ड में आना, वो भी 16 साल का एक्सपीरियंस अब तक आपको हो चुका है, तो कभी ऐसा फील नहीं आया कि यार मैं एमएनसी चूज कर लेता, बेटर रहता? नहीं, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मुझे टीचर बनना था, ये एकदम फिक्स था। ओके ठीक है, मतलब मुझे याद है एक वाकया कि आई थिंक सो 3rd ईयर की बात है, और मेरे एक प्रोफेसर ने पूछा कि एकेडमिक सेक्टर में कितने लोग आना चाहते हैं, और मैंने सडनली हाथ रेज कर दिया और मुझे लगा सिर्फ मैंने ही रेज किया हुआ है। ओके। तो सब लोग तुझे क्या हो गया? तो एकेडमिक्स में तो मुझे आना था। मैं आपको बताऊं कि 3rd ईयर के बाद जो कंपलसरी, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को पता होगा कि कंपलसरी आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेनी होती है। बिल्कुल लेनी मैं ऑन दैट टाइम एक ट्रेनर बन चुका था, मतलब मैं टीचर बन ही गया था। अरे नाइस। और मैंने जयपुर में ऑन दैट टाइम ट्रेनिंग दी थी, और ऑब्वियस सी बात है उसमें पैसे जो थोड़े बहुत मिलते हैं वो बहुत ही शानदार लगते हैं। तो स्टाइपेंड जिसे हम कहा करते हैं। बिल्कुल, तो मुझे उस समय स्टाइपेंड मिलता था, इसलिए क्योंकि मैं ट्रेनर था, ना कि मैं ट्रेनिंग ले रहा था, मैं ट्रेनर बन गया था। तो मुझे ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था कि मैं किसी के कैरियर को, किसी के फ्यूचर में हेल्प कर सकता हूँ, नर्चर करने में हेल्प कर सकता हूँ। ये मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग जॉब लगती थी। अब चूंकि एजुकेशन आता था और कुछ आता नहीं था, शायद मुझे डांस बहुत ही गंदा आता है, नहीं तो मैं डांस का ट्रेनर भी हो सकता था, मुझे सिंगिंग आती तो शायद मैं उसका भी हो सकता था। तो ट्रेनर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। अब कुछ भी आप आगे बढ़ते हो, कुछ भी करते हो, इवन स्पोर्ट्स में अच्छे रहते हो, तो ट्रेनर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चूंकि मुझे एजुकेशन ही आती थी तो मैं इसका ही ट्रेनर बना।
ओके सर, एक चीज मुझे जो याद आ रही है, स्टाइपेंड जो आपने कहा, मुझे ऐसा कुछ याद है कि 25,000 रुपीज आपने फर्स्ट टाइम अपने घर अपने पापा को भिजवाए हैं। तो वो जो एक एक्सपीरियंस है, वो जो एक फील है, उसके बारे में थोड़ा सा एक चीज बताइए। कि ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक इमोशनल इवेंट भी होता है। आप बच्चे जो हैं वो जब अपना स्टाइपेंड रेज करेंगे, जब बच्चे मेडिकल वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे, जब उनको वेरी फर्स्ट टाइम स्टाइपेंड मिलता है, तब वो पता लगेगा कि वो फर्स्ट टाइम वो अर्निंग वाली फेज होती है ना। थोड़ी बहुत तो फेज तब भी आती है जब हम नाना के घर जाते थे और हमें पैसे मिलते थे, लगता था मेरे पैसे हैं, मम्मी ने मेरे से ले लिए। हाँ। तो वो एक्चुअल फीलिंग जाएगी तब पता ही होता है कि हाँ यार ये तो उन्हीं का है। हाँ, उस वक्त के जो लेकिन वो ठीक है, बचपन में मासूमियत में वो भी अपने को फीलिंग एक आती है। लेकिन जब बड़े होने के बाद एक सीरियसनेस के साथ वो फीलिंग आती है कि वेरी फर्स्ट टाइम हमने अभी तक जो भी पहना, जो कुछ भी किया, वो मेरे पेरेंट्स ने दिया हुआ है। वेरी फर्स्ट टाइम हम कुछ कर पा रहे हैं, चाहे वो छोटी सी चीज, एक मदर के लिए एक साड़ी लेके आप जाइए। लेकिन जो अपने अर्न की हुई होती है एक अलग ही होता है। और वो शायद पेरेंट्स के जो इमोशंस होते हैं, वो जो देखते हैं उनको लगता है कि जिस बच्चे को उन्होंने नर्चर किया उसने आज पहली बार लाया है। वो एक फीलिंग को शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो सिर्फ फील की जाती है चीजें। आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम जब मैंने जो है 8,000 रुपये पहली बारी, मतलब आई वॉज इन कॉलेज, और भाई हमारे जैसा इंजीनियर्स की लाइफ में फेमस है कि इंजीनियर्स कभी भी कुछ भी कर जाते हैं, उनको कोई सा भी टास्क दे दीजिए। आई अर्न माई फर्स्ट इनकम, या इनकम नहीं कहेंगे उसको, एक छोटा सा अमाउंट कहेंगे, 8,000 रुपीज़ है जो मैंने अर्न किया था। और टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मेरे एक दोस्त हुआ करते और उन्होंने इंजीनियरिंग लाइफ में जो है शेयर्स वगैरह की चीज़ें शुरू कर दी थी। तो ही आस्क्ड मी फॉर अ सम अमाउंट, और उन्होंने मुझे वो कुछ अमाउंट को 8,000 रुपये कन्वर्ट करके उन्होंने मुझे दिया था। किसी शेयर में उन्होंने पैसे लगाए थे या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। हम उस वक्त 3rd ईयर में हुआ करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई एजुकेशन लाइफ में इतना कुछ अचीवमेंट नहीं रहे मेरे, बट हाँ वो जो एक अमाउंट है जब मैंने पहली बारी मदर के हाथ में जाकर के दिया था, तो शी वाज शॉक्ड कि भाई ये एकदम से 8,000 रुपये इसके पास कहाँ आ गए। क्योंकि इसका पॉकेट मनी जो है, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा पॉकेट मनी उस टाइम पे पेट्रोल का पैसा हुआ करता था, क्योंकि घर में रहे हैं सर, तो घर में जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती थी वो सब घर में मिल जाती थी। भाई खाने का हो गया, कपड़े धोने वाली बात हो गई, तो एक्स्ट्रा कहीं कुछ खर्चा नहीं था इंजीनियरिंग लाइफ में हमारा। और खाने का जो खर्चा था वो सब माँ बाप उठा रहे थे। पॉकेट मनी जो मिलती थी वो पेट्रोल वाली मिलती थी कि भाई पेट्रोल से जो गाड़ी में जो यूज हो रहा है उसका यूज करो, और वही एक्स्ट्रा खर्चा है तुम्हारा। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे कि भाई समोसे वगैरह खा लिए। तो मम्मी वो शॉक्ड कि 8,000 रुपये एकदम से कहाँ से इसके पास आए। एंड हमारे पास इनकम के और भी सोर्स हुआ करते थे क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे। तो वो एक बहुत अलग फीलिंग थी सर मेरे लिए, और पापा भी बड़े खुश थे उस टाइम पे। तो हमने बहुत बेसिक सी चीज करी थी हमारे घर में, या हिंदू सभ्यता के हिसाब से अगर हम देखते हैं इस चीज को, तो सबसे पहला जो अर्निंग होता है वो मंदिर में रखा जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था उस टाइम पे कि मम्मी ने बोला कि यार मंदिर में जो है इन 8,000 रुपयों को आप रख दीजिए, शाम को या जब भी आपको यूज करने हो तब आप उसको निकाल लीजिएगा। तो मेरे मन में जो डर आया था वो ये आया था कि भाई मंदिर में जो है दिए वगैरह जलाइएगा मत। पता चला गलती से नोट पे वो दिया लग गया और वो 8,000 रुपए खाक हो गए। आपकी कमाई थी ना, उससे पहले मम्मी पापा की कमाई के बारे में तो कभी सोचा नहीं आपने। बिल्कुल सर, वो एक फील उस टाइम समझ में आया कि एग्जैक्टली पैसे को किस तरीके से या अर्निंग को किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना चाहिए। हमारे हॉस्टल में रहते हैं, ये बात भी ये भी समझेंगे कि जब ये स्टार्ट करेंगे ऑन करना अपने पैसे। हाँ। अभी तो होता है ना कि पापा ये खराब हो गया है, ये दे दो, पैसे दे दीजिए, हाँ, ये कर दो, पापा समझते नहीं हो, लेट हाँ, हो गया, आपने पैसे भेजने में लेट कर दिए। हाँ, लेकिन वो तब समझ में आती है, आपने बताया ना कि वो जल न जाए, पहली बार आप तब वो क्योंकि आपके ऑन किए हुए थे। जी जी जी, उससे पहले आपने कभी नहीं सोचा कि दिए तो पहले भी रखे, पैसे पहले भी रखे जाते थे। कहीं भी पटक देना उन पैसों को, वॉलेट खो गया कोई फिक्र नहीं है, थोड़े से पैसे थे, ये चीजें हैं। तो बच्चों ये चीजें भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीजें आप तभी समझेंगे जब आप पहली जो आपकी इनकम आपके हाथ में आएगी, या पहला स्टाइपेंड जब आपके हाथ में आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं सर जो हमारी लाइफ में होती रहती हैं। इंजीनियरिंग लाइफ खत्म होने के बाद MNC आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने एजुकेशन फील्ड में आना चूज किया। कभी भी ऐसा आपको अभी तक फील नहीं हुआ ड्यूरिंग दी 16 ईयर्स ऑफ योर करियर कि भाई मुझे MNC ले लेनी चाहिए थी? बहुत सारे बच्चे आपसे पढ़ चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आपने बना दिए हैं, कुछ डॉक्टर्स ने आपकी रिसेंटली मदद भी करी। उम्मीद करता हूँ आंटी जी बिल्कुल हष्ट पुष्ट होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे अभी इस टाइम पर। एंड माय वेल विशेस टू यू एंड योर फैमिली। एंड मूविंग ऑन फर्दर सर, जो आपने बताया कि आपकी जो NGO है जो आपका, जिसके डायरेक्टर आप खुद हैं, एक और सवाल मेरे जहन में आता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके पीछे या बिहाइंड द कर्टन काफी सारे लोग जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, जिनका नाम कभी सामने नहीं आता। यू बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या NGO,
सॉरी, तो उसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जिनका नाम अभी तक उजागर नहीं किया गया है, या कोई नहीं है आपके साथ, आपके सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं, क्या है सर? देखिए, पहले तो आपने जो एमएनसी वाली बात की, तो टू बी ऑनेस्ट सबके अपने थॉट्स होते हैं, सबके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, और मैं ये नहीं कहता किसी और के गलत है, ऐसा ही है। मुझे कभी भी फॉरेन जाने का शौक नहीं रहा है। ओके। ठीक है, जबकि मेरा जो छोटा भाई वो अब्रॉड में ही है, जॉब कर रहा है। बट मुझे पर्सनली घूमना फिरना ठीक है, बट अपने को यार इंडिया पसंद है जॉब करने के लिए। तो मुझे टीचिंग में बताऊं आपको, जापान में मुझे टीचिंग ऑलरेडी ऑफर था, अभी भी पड़ा हुआ मेरे पास, मैं कुछ बच्चों को दिखाता भी हूँ। बट मुझे यार लगता है कि नहीं यार, अपना इंडिया ठीक है, अपन ठीक है, थोड़ी कमियों के साथ मैं इंजॉय करता हूँ इसका। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड, एक नहीं बहुत सारे फ्रेंड फॉरेन में हैं, जब भी उनसे बात करो ना तो बताते हैं यार इंडिया में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है यार, अपन एंजॉय करते हैं उस प्रॉब्लम के साथ, एंट्रोपी को अपन ज्यादा जस्टिफाई करते हैं। जी, मैं मेरे घर में हूँ, सुकून से हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। वो एक अलग ही फीलिंग होती है जी। कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको फील किया जाता है केवल। रही बात ऑर्गेनाइजेशन की, तो बिल्कुल सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर, मेरे फैमिली के लोग, सबसे पहले तो वही सपोर्टिंग है। अदर उनके बिना इतना बड़ा अमाउंट जो मैंने लगाया हुआ है वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो उनका ही सपोर्ट है जिसके कारण मैं ये कर पाया हूँ। अदरवाइज आप सोचिए कि एक लेवल के बाद घर वाले आपको रेज करेंगे ना कि भाई आप अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज को भूल के दूसरे की बातें कर रहे हैं। ठीक है, और अक्सर ये चीजें आती भी है सर फैमिली में कि भाई दूसरों की मदद करने से पहले। सही बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, उन्होंने इतना बड़ा घर खरीद लिया, आती है सर, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे लोग मत करो जिनको तुम जानते भी नहीं हो, क्योंकि सर बहुत सारी ऐसी चीजें भी कई बार सुनने में आती है कि भाई किसी के साथ फ्रॉड हो गया है, तो वो चीजों की वजह से शायद घर वाले थोड़ा सा स्केर्ड रहते हैं कि भाई हम रहते हैं, उनका जेन्युइन है। तो पहली बात तो ये कि मेरे घर वाले, ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा तो उनका ही सपोर्ट है, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जी जी जी। दूसरी चीज ये है कि हाँ, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो इसके पीछे हैं, कुछ ऐसे अनजान लोग भी हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे मिले जिनको मैं कभी नहीं जानता था और मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी जो मुझे इतना सपोर्ट करेंगे। वो सारे लोग नेगेटिव भी मिलते हैं, आप कुछ भी काम करिए लाइफ में, कुछ भी करिए, आपको बहुत सारे लोग नेगेटिव मिलते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग नेगेटिव भी मिले या ऐसे भी मिले, अरे हाँ इनका कोई मोटिव होगा, ठीक है, लोग एब्यूसिव भी हो जाते हैं। खामियां जो है पहले लोग निकालते हैं, उसके बाद जो है तारीफ करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो बेटा, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ लोग मिलेंगे आपको, वो पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, या तो मैं बताता हूँ क्लास में एंट्रोपी को जस्टिफाई करने के लिए शायद मिलते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे लोग कुछ मिल ही जाएंगे। हाँ इनके पास ब्लैक मनी पड़ा होगा, इनके पास पता नहीं कहाँ के पैसे होंगे, पैसे एडजस्ट करने होंगे, ऐसी कुछ वाकई भी आपने सुने होंगे। अच्छा ये हो गया, 100 आपके बारे में नेगेटिव बातें ये हर समय बोलेंगे, उसके लिए तो मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। शुरू में बड़े अजीब से फील होता था, यूज्ड टू हो चुका हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कि आप अनएक्सपेक्टेड लोग, जो आपके सोशल कॉज में कम सही पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी मदद करेंगे। सर एक चीज और जो हमने सुनी है, आई एम सॉरी इफ आई एम गेटिंग टू पर्सनल, बट 2021 में सर आपका ऐसा कुछ प्लान था कि आप एक अपना घर लेने वाले थे। हाँ मतलब एक, और ये सोशल कॉज जो आपने शुरू किया, कहीं ना कहीं मतलब देखिए बुरी बात डेफिनेटली नहीं है, बट ऐसा लगता है कि आपने अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस करके किसी और के ड्रीम को साकार करने का ये जो स्टेप उठाया है, तो मतलब मैं अभी भी इस मोमेंट को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सोच नहीं पा रहा हूं, ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने वो घर लेने का जो ड्रीम है उसको आपने रोक दिया। आपने ऐसा भी बताया कि भाई 5 से 10 साल बाद मैं घर ले सकता हूं, लेकिन इन बच्चों का जो एजुकेशन है वो मेरे लिए प्राइमरी है। तो सर वो घर कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन क्यों? देखिए, एक मिडिल क्लास के लिए घर की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। जैसे आप अर्निंग करने शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो पूरी इंडिया के मिडिल क्लास को फॉलो करता है वो एक अपना घर जी है ना। हाँ, कई बार बोला भी जाता है कि तेरे घर रोटी कपड़ा और मकान जो है, तो वो तीसरा पार्ट है। लेकिन रोटी कपड़ा तो पेरेंट्स भी देते हैं और आप भी अर्न करते हैं, सबसे पहले चीज यही करते हो, क्योंकि आप सोसाइटी में उसके बिना स्टैंड कैसे कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जिनकी मदद हम पढ़ने में कर रहे हैं, तो आपने अभी अभी कहा कि मकान तीसरी प्रायोरिटी है। एज पर द डायलॉग भी बच्चों, मकान तीसरी प्रायोरिटी है। सबसे पहले रोटी आती है, फिर कपड़ा आ रहा है और फिर मकान आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर ने ऐसा कुछ सोचा कि यार पहले रोटी और कपड़ा जो है उन बच्चों को मिल जाए, उसके बाद जो है
क्योंकि और अगर आपकी बात भी करें तो आपने भी प्रायोरिटी यही रखी कि भाई रोटी कपड़ा मुझे ऑलरेडी मिल रहा है, तो मकान तीसरी प्रायोरिटी है, दूसरों की मदद अगर हम कर सकें और एक नोबल कॉज में साथ दे सकें। नहीं बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कंपैरिजन्स करने पड़ते हैं, ठीक है जी। आप वैसे तो देखिए कभी कहते हैं ना कि ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं लेकिन लालच कभी पूरा नहीं होता है, तो वो तो कभी लाइफ में एक स्ट्रगल है कि आप अर्न करते रहे, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। एक मकान ले लेते, दूसरा मकान, तीसरा मकान, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन ये उसके बियॉन्ड अगर आप बात करते हैं तो बड़े ही इमोशनल चीज़ें हैं, मैं उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता, बट ऑन दैट टाइम मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे टेस्टिमोनीज पड़े हुए हैं कि घर में कोई नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 3 बच्चे हैं, घर में कोई नहीं बचा हुआ, सिर्फ 2 बच्चे हैं, घर में कोई नहीं बचा हुआ है, सिर्फ एक बच्चा है, उसकी मदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सोसाइटी का बड़ा ही कह सकते हैं क्रूअल फॉर्म भी हमने देखा अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे लगा कि अगर ठीक है सोसाइटी ने मुझे दिया है जो कुछ सोसाइटी ने ही दिया हुआ, तो वो मैं दे रहा हूँ। मतलब मैं तो मानता हूँ कि शायद मुझे स्ट्रेंथ गॉड ने दी हुई है कि मैं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास होते ही निकल पैसे तो मैं कहाँ से नहीं कर पाते, मैं चाह के भी नहीं कर पाता। तो भाई अगर आप किसी भूखे को पेट भरे तो पलते इसका मतलब आपको गॉड ने, सोसाइटी ने कैपेबल किया है कि यू कैन फीड देम। तो मुझे ये चीज़ कैपेबल की गई है, इसलिए मैं उसमें खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सनल चीज़ें, देखिए जब मैं सबकी केयर कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि अपने फैमिली की नहीं करूँगा, ऑब्वियस बात है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट मुझे लगा कि वो इस समय ज़्यादा बड़ी डिमांड है ऐसी चीज़ें। अगर मतलब मैं कुछ लोगों बिल्कुल हाँ, अगर मैं कुछ लोगों की भी अगर कर पाया हूँ, कुछ लोगों के भी कैरियर को सेट कर सकता हूँ तो शायद मेरी खुशनसीबी है। अदरवाइज तो आपने अगर देखा होगा तो शायद पिछले 40 साल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कहाँ से बढ़ गया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे कि सोसाइटी में अगर किसी घर में एक बच्चे के पेरेंट्स चले जाते हैं, एक आदमी पानी पूरी बेचता है, वैसे रियल एग्जांपल है, पानी पूरी बेचता है, उसी से उसके घर का खर्चा चलता है। पहले वो बेचारा लॉकडाउन की मार सहा, उसके बाद ड्यू टू कोरोना वो बचा ही नहीं, उसके घर में क्या बचा होगा, कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं सर जो मदर है वो पर्टिकुलरली हॉस्पिटलाइज है जी। अब उस केस में क्या होगा, उसके बच्चों का, घर का क्या होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लग पाए तो मैंने किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपने जो बात बोली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये जो क्राइम्स रेट जो है वो कहीं ना कहीं शायद पैसे की वजह से ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से ये सारी चीजें नहीं करना चाहता। महान बनने के लिए नहीं किया हूँ, एकदम क्लियर है कि मैं एक बेसिक ड्यूटी है, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए और मुझे लगता है सबको करना चाहिए। थोड़ा ज्यादा मैं नहीं करूँ कि क्वांटिटी मेजरमेंट पे नहीं करना चाहिए, इतने ही लाख देने हैं, इतने करना, हर किसी को जितना आप कर सकें। और ये ध्यान रखिए कि सिर्फ मैंने ही नहीं किया है, राइट। इस सोसाइटी में अगर सोसाइटी स्टैंड करती है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने अच्छे काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे बैठ सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये काम है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक दूसरे पे चीजें डालना इज नॉट तो आपकी सबसे पहले ड्यूटी बनती है। तो मैं क्लियर कर दूं कि ये मैं कोई महान बनने के लिए नहीं किया हूँ, ये क्लियर है कि मेरा काम था, मैंने किया, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। जिसने नहीं किया वो अपना समझे, मैंने अपना हिसाब किताब किया कि मैं जो कर सकता मैंने किया हूँ। सर एक बहुत ही मेरी विश है एक्चुअली, तो जैसा कि आपने अपना जो घर लेने वाला जो सपना था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सर वो जो घर लेने वाला सपना है वो 10 साल की बजाय 5 साल में फटाफट से पूरा हो जाए और उस घर के इनॉग्रेशन में आप मुझे भी इनवाइट कीजिएगा। बिल्कुल आपका स्वागत है, बिल्कुल 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 करेंगे। तो सर इसी गुड नोट पे जो है, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, अपने बारे में काफ़ी सारी जानकारी बच्चों को दी और मुझे लगता है कि बच्चों को आज जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चली होंगी शशि सर के बारे में जिनसे यू हैव सीन अ डिफरेंट साइड ऑफ योर एजुकेटर। और स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो आपने जाना आज शशि सर को थोड़े करीब से। सर जाते जाते एक छोटा सा एक एडवाइस, आप जैसे मेडिकल डिवीजन के टीचर हैं तो एक छोटा सा एडवाइस बच्चों के लिए कि बच्चों को क्या करना चाहिए, नॉट ड्यूरिंग दिस सोशल कॉज वाला चीज़। अभी तो हम ये बोलेंगे कि बच्चों अपने आप को इस केपेबल बनाने के लिए कि आप सोशल कॉज कर पाएं या अपनी लाइफ या किसी और की लाइफ को सपोर्ट कर पाएं, क्या स्टेप्स रहने चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? देखिए दो चीज़ें हैं बेटा, पहली बात तो आपको एकेडमिकली स्ट्रांग बनना है, एकेडमिक्स से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप हंसो, खेलो, गाओ, डांस करो, जो करो, लेकिन एकेडमिक से या अपने कैरियर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दूसरे एक वर्ड होता है एम्पैथी, करुणा की भावना। ये बड़ी ज़रूरी है, ये आप आज भी रख सकते हो और आगे भी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त यार ऐसा है
जो डाउन फील कर रहा है, जो डिप्रेस फील कर रहा है, अगर आप उसकी मदद करते हो, उसकी मदद करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको उससे बात करने की जरूरत है, उसको कंसोल करने की जरूरत है, तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प करिए, उसकी मदद करिए। और आगे भी मैं बार बार कहता हूँ, ये क्लास में भी कहता हूँ, आपको सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है। जब आप अच्छे डॉक्टर बनोगे तभी फायदा है। आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में रहो, सबसे ज़्यादा पैसे कमाओ, लेकिन ध्यान रखना है कि आपके गली मोहल्ले के लोग, वो चाचा नाना फूफा जिनको आप जानते हो, जिनको आप विश करते हो, अगर वो आप तक पहुंच ही ना पाए ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, तो आपको डॉक्टर बनना बेकार है। तो प्लीज़ आप लाइफ में एक अच्छे डॉक्टर बने। Sir, thank you so much for letting us know about you थोड़े करीब से, and thank you so much for coming on the show. Thank you so much for talking to us. Thank you so much for letting all the students know कि आपने क्या क्या चीज़ें लाइफ में की हुई हैं, अपने थोड़े करीब आने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें, इसी तरीके से जो नीडी हैं, जो पुअर लोग हैं, उनकी मदद करते रहें। आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी लाइफ जो है इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। और इसी नोट के साथ बच्चों, अगले एपिसोड में हम एक और एडुकेटर से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उन्हें थोड़े करीब से।